तो कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त आज से हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी लेखपाल का जो सिलेबस में एक सब्जेक्ट है ग्रामीण विकास का। ठीक है, उसको डे बाय डे, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करने वाले हैं, जिससे आप लोगों का जो इस ग्रामीण विकास को लेकर जो आप लोगों के मन में जो भय है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, जो लेखपाल में आते हैं, वो आप लोग अच्छे से चुन चुन कर इसको आप लोग उसका सही आंसर दोगे, उसको ख़त्म करोगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इस जो सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन है ना, सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो पर जो है लास्ट तक बने रहिएगा। भले ही लंबा वीडियो बने, लेकिन आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों का जो लेखपाल का एग्ज़ाम है ना, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ जो ग्रामीण विकास का है ना, काफ़ी बच्चे जो होते हैं ग्रामीण विकास को पढ़ने से इसको कतराते हैं। जिससे एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो ग्रामीण विकास का जो सब्जेक्ट है ना, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के यूपी लेखपाल में। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामीण विकास से। ठीक है, और यही आप लोगों का जो है ना रैंक जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा उसमें एग्ज़ाम पास करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, यही आप लोगों का डिसाइड करता है। तो ग्रामीण विकास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब ये कवर हो जाएगा तो आप लोगों का जो बचा आप लोगों का मैथ 25 क्वेश्चन, ये तो कवर ही हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन जीएस ये भी कवर हो जाएगा, 25 क्वेश्चन हिंदी ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये बच्चों को बोरिंग लगता है, तो इस चीज़ को पढ़ने में ना बच्चे खतराते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है चैप्टर बाय चैप्टर और वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे आप लोगों को आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और मैं बता दूं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उसका प्रैक्टिस सेट में 20 से 25 प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को जो क्वेश्चन है, सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में या अदर एग्ज़ाम में, ठीक है, ग्रामीण विकास से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, 25 प्रैक्टिस सेट, 25-25 क्वेश्चन के जो सेट रहेंगे, उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, और उसका PDF भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, जो कि टेलीग्राम के लिंक में, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ पर टेलीग्राम का मैं अपना लिंक दे दूंगा। वहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिक्की क्लासेस। ओके, ताकि आप लोगों को एक चीज़ और, सब्सक्राइब नहीं, जो बगल में बेल वाली नोटिफिकेशन जो आइकन होती है ना, उसको भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा। जैसे मैं चैप्टर बाई चैप्टर जब वीडियो डालूंगा, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और आप लोग जो है इसका लाभ उठा सकोगे। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इसको आज हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है। ठीक है, तो आप लोग बोर मत होइएगा। जैसे 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 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ख़त्म करेंगे, वैसे वैसे आप लोग हो सके तो पॉज करके वीडियो थोड़ा, ठीक है, आप लोग इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद से फिर से आके इसको जो है प्ले कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, यहाँ पर देखो, आप लोगों का जो पहला चैप्टर वो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ये चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, ये है, ठीक है, यहाँ दिया है, भारत एक ग्राम प्रधान देश है, अतः ग्रामों के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गांव है। कितने? 6,40,930 गांव है। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूछ ले कि भारत के में कुल कितने गांव हैं, तो 6,40,930 गांव हैं। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, हमारे देश का विकास जो है वो गाँव के विकास से सीधे सीधे जुड़ा है। ठीक है, जैसे अगर गांव विकास करेगा, ठीक है, तो देश भी विकास करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, हमारे देश का विकास जो है ना, वो गांव के विकास से सीधे सीधे जुड़ा है। वास्तव में गांव की खुशहाली में ही देश की खुशहाली निहित है। सही बात है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो है वो है, ग्राम विकास से आशय गाँव की बुनियादी सुविधाओं का विकास, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं ग्रामीण समाज की संरचना में आने वाले परिवर्तन आदि से होता है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, भारत की लगभग 70% आबादी जो है वो ग्रामीण है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की लगभग जो है ना 70% आबादी वो ग्रामीण है, जो भौतिक संरचना तथा जनसंख्या के आधार पर बटी हुई है, अर्थात उनमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है,
भले ही 70% ग्रामीण है, ठीक है, आबादी, लेकिन उनमें कई तरीके से जो है आप लोगों का भिन्नता वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, भौतिक संरचना तथा जनसंख्या के आधार पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है ग्रामीण समाज का जो आवास है, रहन सहन है, खान पान है आदि भौतिक कारक, ठीक है, तथा परंपरागत रीति रिवाजों से प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास, जहाँ एक और कृषि पशुपालन और कुटीर उद्योगों के विकास पर निर्भर है, वहीं इन कार्यों के लिए आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण रोजगार भी जरूरी है, ठीक है, जिससे गाँव की निर्धनता दूर होकर उनका कायाकल्प हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि ग्रामीण विकास तो ज़रूरी ही है, लेकिन जहाँ पर एक और कृषि है, पशुपालन और कुटीर उद्योग के विकास पर निर्भर है, वहीं इन कार्यों के लिए आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण रोजगार भी जरूरी है, ठीक है, जिससे गांव की जो निर्धनता है वो दूर होकर उनका कायाकल्प हो सके, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है, ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, ठीक है, ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ पर दिया है ग्राम शब्द का अर्थ जो होता है सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, ठीक है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन जैसे कार्यों में संलग्न होते हैं, ठीक है, ये ऐसा वैदिक साहित्य में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम के निवासी ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं। सरल शब्दों में कह सकें कि जिस समुदाय की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है, उसे ग्रामीण समाज या समुदाय के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेंडरसन के अनुसार ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उनकी संस्थाएं शामिल होती हैं, जिसमें यह खेती के चारों ओर फैले झोपड़ियों या पूर्वा अथवा गांवों में रहते हैं, जो उनके सामान्य क्रियाओं का केंद्र भी होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का जो ग्राम को एक सामाजिक इकाई भी माना जाता है, मतलब यहाँ पर ग्राम की चर्चा केवल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर दिया है जो नेक्स्ट है, ग्राम को एक सामाजिक इकाई भी माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक गांव की सामाजिक परिस्थिति दूसरे गांव से भिन्न होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। तो ये चीज़ भी पूछ सकता है, जो रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान है, उन्होंने ग्रामीण समुदाय को किसकी संज्ञा दी है, तो लघु समुदाय की संज्ञा दी है। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये है ग्रामीण समुदाय के बारे में लारी नेल्सन लिखते हैं कि अभी थोड़े समय पूर्व तक के मनुष्य की कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। ओके, नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि होने के कारण इन्हें खेतिहार समाज भी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ भी है इम्पॉर्टेंट, खेतिहार समाज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है ना, इसकी वजह से इसको खेतिहार समाज भी कहा जाता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद से आप लोगों का एक चीज़ मैं बता दूँ, इस अध्याय में जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, जिसको हमने अभी पढ़ा, ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं, मतलब कि ग्रामीण विकास कैसे किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, और उसमें जो समस्याएं हैं कैसे कैसे समस्याएं आती हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से है ग्रामीण समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व। उसके बाद से फिर नगर एवं नगरीकरण, फिर सामाजिक संरचना, फिर सामाजिक परिवर्तन, फिर सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से ग्रामीण परिवार तथा नातेदारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर संयुक्त परिवार क्या होता है, संस्कृतिकरण क्या होता है, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामीण समाज के प्रकार के बारे में, कि ग्रामीण समाज के कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो ग्राम एवं ग्रामीण समाज प्रायः निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पर दिया है, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो यहाँ पर दिया है कृषि कार्य वाले ग्राम, जैसे कि ऐसे ग्राम जहाँ पर कृषि हो, खेती हो, ठीक है, ऐसे ग्राम को हम लोग कृषि कार्य वाले ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, इस प्रकार के गांव या ग्रामीण समाज के सभी लोग सामान्यतः कृषि कार्य द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। इससे नाम से ही पता चल रहा है कृषि कार्य वाले ग्राम से कि यहाँ पर कृषि होती होगी, ठीक है, इसी से जीविका चलती होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसा गाँव प्रायः छोटा होता है,
मतलब जो कृषि कार्य वाले ग्राम होते हैं वो प्राय छोटा होता है तथा इस गांव के लोगों का जो रहन सहन होता है वो सामान्य होता है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, यहाँ पर नेक्स्ट टाइप है, सॉरी, यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है वो है गैर कृषि कार्य वाले ग्राम, मतलब कि जहाँ पर कृषि ना होती हो। ठीक है, गैर कृषि मीन्स क्या होता है, जहाँ पर कृषि ना होती हो उसको गैर कृषि कार्य वाले ग्राम बोलते हैं। नाम से ये स्पष्ट है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार के गाँवों में खेती योग्य भूमि नहीं पाई जाती है। यहाँ का जो ग्रामीण समाज है वो छोटे छोटे कार्यों को करता है। अतः ऐसे ग्राम को दस्तकारों, कारीगरों अथवा शिल्पियों का ग्राम भी कहा जाता है। ऐसे ग्राम प्राय छोटे होते हैं। ये भी ग्राम जो होते हैं जो कृषि वाले होते हैं वो भी छोटे होते हैं, और जो गैर कृषि कार्य वाले ग्राम होते हैं वो भी छोटे होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जैसे कृषि वाले में होती है खेती, ठीक है, वहाँ पर लोग खेती करके अपना जो है जीविका चलाते हैं। और गैर कृषि कार्य वाले ग्राम जो होते हैं वहाँ पर दोस्त ये जो दस्तकार होते हैं, कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, इससे वो लोग अपनी जीविका चलाते हैं। यहाँ पर खेती जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, नहीं के बराबर। और ऐसे जो ग्राम होते हैं वो भी प्राय छोटे होते हैं। तो मतलब दोनों ग्राम छोटे होते हैं। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है उपनगरीय ग्राम। नेक्स्ट टाइप जो है वो है उपनगरीय ग्राम। तो उपनगरीय ग्राम क्या है इसको देख लेते हैं। तो उपनगरीय ग्राम जो है वो क्या है उसको देख लेते हैं, जो उपनगरीय ग्राम है। ओके, तो यहाँ जो उपनगरीय ग्राम है वह ग्राम जिसकी सीमा नगर की बाहरी सीमा से संलग्न होती है उसे उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। ऐसे ग्रामों की सामाजिक संस्कृति विशेषताओं में ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि वह ग्राम जिसकी सीमा नगर की बाहरी सीमा से संलग्न होती है। जैसे ये मान लेते हैं नगर है, ठीक है, और ये बाहरी सीमा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाहरी सीमा से संलग्न हो, ठीक है, वह ग्राम जिसकी सीमा नगर की बाहरी सीमा से संलग्न हो उसे उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। ऐसे ग्रामों की सामाजिक संस्कृति विशेषताओं में ग्रामीण तथा नागरिक विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताओं का जो है मिश्रण पाया जाता है। जैसे कि ये नगरी, एक मिनट में आप लोगों को बता दूं अच्छे तरीके से। जैसे ये कोई ग्राम है, ये कोई ग्राम है मतलब गांव है, और ये कोई नगर है, ये कोई नगर है मतलब शहर है। मतलब शहर से ही सटा हुआ कोई अगर ग्राम है तो उसको उपनगरीय ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनगरीय ग्राम कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है वह ग्राम जिसकी सीमा नगर की बाहरी सीमा से संलग्न होती है उसे उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। ऐसे ग्रामों की सामाजिक संस्कृति विशेषताओं में ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का मिश्रण होता है। मतलब कि यहाँ पर जो इसकी विशेषता ये है उपनगरीय ग्राम की, यहाँ पर ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का जो है वो मिश्रण होता है। मतलब कि गांव का भी मिश्रण है और शहर का भी मिश्रण है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है ऐसे ग्रामों का बाहरी क्षेत्र जो है ग्रामों तथा नगरों का संक्रमण क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से जो नेक्स्ट टाइप है वो है आप लोगों का ये औद्योगिक ग्राम। औद्योगिक ग्राम क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो ऐसे गांवों में बड़े उद्योग अथवा कारखाने स्थापित होते हैं जिनसे गांव के लोगों का रोजगार उपलब्ध होता है। ठीक है, औद्योगिक ग्राम मीन्स इससे स्पष्ट होता है, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे गांव जिसमें उद्योग अथवा कारखाने, बड़े बड़े उद्योग या बड़े बड़े कारखाने स्थापित हों जिनसे गाँव के लोगों का रोजगार उपलब्ध होता है। ठीक है, और औद्योगिक ग्रामों के अधिकांश लोग यहाँ उद्योग में श्रमिक के रूप में कार्य करके अच्छी आय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक ग्राम में क्या है, जैसे कि ऐसा ग्राम जहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हों, बड़े बड़े कारखाने, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हों, ठीक है, और बड़े बड़े उद्योग हों जिसमें जो यहाँ के लोग हैं, इसमें काम करके अच्छी खासी जो है आय, इनकम, ठीक है, वो ले सके और उससे अपनी जो है रोजी रोटी चला सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं औद्योगिक ग्राम। ओके, उसके बाद से फिर अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ग्रामीण समाज की जो है मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं, प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। जैसे कि गांव का आकार छोटा होना, एक तो है ग्रामीण समाज की विशेषता में जो पहली विशेषता है वो गांव का आकार छोटा होना, ये विशेषता है। उसके बाद उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है एक समुदाय के रूप में गांव का आकार काफ़ी छोटा पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ग्रामीणों द्वारा अपनी कृषि भूमि के पास रहने की प्रवृत्ति पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लगभग 6 लाख गाँव में, यहाँ पर देख लीजिए 6 लाख गाँव में 83.3
मतलब 83.3 करोड़ जो है इसको अगर परसेंट में देखा जाए तो 68.89% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से 3.38 लाख ऐसे गाँव को देखा गया है कि जहाँ की आबादी 1000 से भी कम पाई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो दिया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश के लगभग 6 लाख गाँवों में 83.3 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, उनमें से 3.38 लाख जो है ऐसे गाँव को देखा गया है कि जहाँ की आबादी 1000 से भी कम पाई जाती है। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ दिया है परिवार में एक रूपता का होना, मतलब कि जो जो ग्राम की विशेषताएं हैं, ठीक है, उसमें परिवार की एक रूपता का होना ये भी एक विशेषता है। तो इसको देख लेते हैं। तो ग्रामीण जो लोग पारिवारिक सम्मान के विषय में सर्वदा सजग रहते हैं, परिवार को टूटने से बचाना तथा पारिवारिक समस्याओं को अन्य परिवारों से गोपनीय रख निपटाने का वे भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं ना, संस्कृति इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। जो संस्कृति है, ठीक है, हमारे देश की जो संस्कृति है, ठीक है, जो गांव लेवल की है, जो अच्छे प्योर लेवल की जो संस्कृति है ना, वो गांव के लोगों में पाई जाती है, ग्रामीण लोगों में पाई जाती है। ये चीज़ शहरों में नहीं देखी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ शहरों में आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, संस्कृति बहुत ही कम, रेयर, ठीक है, रेयर मिलेगा। अगर आप लोगों को एकदम प्योर, एकदम 100% जो संस्कृति देखने को मिलेगी ना, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि ग्रामीण लोग जो है वो पारिवारिक सम्मान के विषय में सर्वदा सजग रहते हैं, परिवार को टूटने से बचाना तथा पारिवारिक समस्याओं को अन्य परिवारों से गोपनीय रख निपटाने का वे भरसक प्रयास करते हैं। यही है संस्कृति हमारे भारत की, ठीक है, जो अधिकांश गाँव में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ दिया है पारिवारिक विघटन का संबंध उनकी सामाजिक परिस्थिति एवं सम्मान से जुड़ा होता है। ओके, तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भाई लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसलिए सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों, एक चीज़ मैं बता दूं दोस्त, जो संस्कृति है ना वो गांव में ही बची हुई है, जो भी बची हुई है वो गांव में ही बची हुई है। और शहर में देखा जाए तो बस नगण्य मात्र का जो है वो संस्कृति वहाँ पे उपलब्ध है। बाकी जो गांव में है ना वो अभी भी वहाँ पे संस्कृति उपलब्ध है। ठीक है, आप लोग अगर शहर से बिलोंग करते हो तो अगर गांव में कोई भी आप लोगों के रिलेशन में जो भी रिलेशन में कोई भी अगर गांव में होगा तो वहाँ पर जब आप लोग घूमने जाओगे ना तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि वहाँ की जो संस्कृति है, परंपरा है, ठीक है, वो कैसी है। तो आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो है आप लोगों का उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना। उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना ये क्या है? तो यहाँ पर जो दिया है, ग्रामीण समुदाय के लोग मुख्यतः उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करते हैं, मजदूरी तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं में लिप्त होते हैं। अर्थात ग्रामीण समुदाय में आर्थिक क्रियाओं के पीछे लाभ की प्रवृत्ति का भाव पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो अधिकांश लोग आप लोगों को मिल जाएंगे कि जो कोई भी काम करेंगे तो उसके पीछे लाभ ये सब लेना चाहेंगे। लेकिन गांव में क्या है, गांव में अब तो थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन पहले क्या था, गांव में जो कोई भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत की वजह से किसी का हेल्प कर दे तो वहाँ पर उसका ये इंटेंशन नहीं रहता था कि मतलब उससे मुझको लाभ होगा, बस वो इंसानियत की वजह से करता था। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दिया है। ग्रामीण समुदाय के लोग मुख्यतः उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि, मजदूरी तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं में लिप्त होते हैं। अर्थात ग्रामीण समुदाय में आर्थिक क्रियाओं के पीछे लाभ की प्रवृत्ति का भाव पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, तो उनको लाभ नहीं चाहिए। काफ़ी लोग तो वैसे ही मतलब इंसानियत के तौर पर सारे काम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, ठीक, बंद सामाजिक सशक्तिकरण का होना। ये क्या है? बंद सामाजिक सशक्तिकरण का होना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है, ग्रामीण समाज में जो है रूढ़िवादिता एवं परंपरावाद प्रमुख रूप से पाया जाता है, जो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूढ़िवादिता और परंपरावाद प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ग्रामीण समाज है वहाँ पर क्या पाया जाता है, ठीक है, कौन सा जो है गुण है वहाँ का जो वहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि रूढ़वादिता और परंपरावाद, ये दो प्रमुख जो चीज़ है वो पाया जाता है, जो कि दोस्तों मुख्य रूप से जाति व्यवस्था पर आधारित होता है। ये चीज़ भी पूछ सकता है कि ये जो आप लोगों का जो ग्रामीण समाज में रूढ़िवादिता और परंपरावाद प्रमुख रूप से जो पाया जाता है वो किस व्यवस्था पर आधारित होता है? तो जाति व्यवस्था पर ये मुख्य रूप से आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, यह ग्रामीण समाज की एक मुख्य प्रमुख विशेषता है। इसके तहत समाज के लोग
अपनी जातियों के पंचायतों व नियमों के अनुसार दोषों को दंडित करते हैं। यहाँ पर पंचायती व्यवस्था भी होती है गांव में, ठीक है। जब आप लोग गांव में अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो है आप लोगों का पंचायती व्यवस्था भी होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई अगर कोई भी अगर कोई मतलब कि कोई अगर कोई गलती कर देता है तो यहाँ पर दोस्तों पंचायत एक गठन होता है। तो वहाँ पर एक पंचायत का एक मुखिया होता है, ठीक है। पंचायत का एक मुखिया होता है, वो जो है जैसे कि हमारा ये सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ठीक है। वहाँ पर कोई दोषी है, कोई अगर कोई गलती कर दिया है, ठीक है, तो उसको क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, तो वहाँ का जो आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो ही डिसाइड करेगा। तो ऐसे ही गाँव गाँव में ही है, गाँव में भी है कि जो यहाँ का जो पंचायत है, जो पंचायत का मुखिया होता है ना, वो डिसाइड करता है कि जो दोषी है उसको क्या सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर दिया क्या है, यह ग्रामीण समाज की एक प्रमुख विशेषता है। इसके तहत समाज के लोगों अपनी जातियों के पंचायतों व नियमों के अनुसार दोषी को दंडित करते हैं, ये चीज़। उसके बाद से यहाँ पर दिया है कृषि मुख्य व्यवसाय। कृषि का जो मुख्य व्यवसाय है क्या क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है गांव के निर्धारण का मुख्य आधार कृषि को ही माना जाता है। गांव के निर्धारण का मुख्य आधार कृषि को ही माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का लाइन दिया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। गांव के निर्धारण का मुख्य आधार क्या है, कृषि है, इसी को माना जाता है। वर्तमान समय में भी गाँव की 70 से 75% की आबादी जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न पाई गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इन द सेंस, जैसे कि वर्तमान समय में अगर प्रेजेंट टाइम में भी देखा जाए तो गांव की 70 से 75% की जो आबादी है वो ना, वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो कृषि कार्य में ही संलग्न पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा यहाँ दिया है ग्रामीण समुदाय के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि होता है। ओके, तो गांव के बहुत कम ही लोग किसी की दूसरे व्यवसाय में लगे होते हैं। जैसे कि अधिकांश यहाँ पर दिया है, साफ साफ आप लोगों को मेंशन किया हुआ है 70 से 75% की जो आबादी गांव की है वो कृषि पर ही आधारित होती है। बाकी जो है वो इधर उधर में लगे रहते हैं, लेकिन 70% जो है 75% 80% ये सारे जो होते हैं वो आधार उनका जो होता है मुख्य वो कृषि होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का परसेंटेज भी पूछ सकता है, ठीक है। या अधिकांश लोग का जो जीवन यापन है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो वो कृषि पर होता है, ठीक है। ये चीज़ पूछ सकता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रकृति से निकटता। यहाँ पर गांव के लोगों का जो प्रकृति से निकटता है, ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रकृति से निकटता जो कि आप लोग महसूस भी किए होंगे इस चीज़ को, अगर गांव से बिलोंग करते हो तो इस चीज़ को महसूस भी किए होंगे कि प्रकृति से निकटता गांव वालों की कितनी ज़्यादा होती है। प्रकृति से निकटता जो होती है वो गांव वालों की कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये खेती करते हैं भाई, खेती करते हैं, खेती में अनाज, ठीक है, अलग अलग फसल जो है वो उगाते हैं। उनको फसल उगाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि पानी सींचना है, ठीक है, खेतों में पानी सींचना है तो कितना सींचेंगे, ये सब अधिकांश प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। कि जो है मौसम में किस मौसम में क्या बुआई करना चाहिए, क्या कटाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति से ही ये टाइम टेबल डिसाइड किए रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँगा आप लोगों को, यहाँ पर जो दिया है देख लीजिए। गांव के लोग अपनी जीविका है तो प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण समुदाय मछली पालन, पशुपालन, शिकार आदि क्रियाओं को करते हैं जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है, ठीक है। यहाँ के लोग प्रकृति से ज़्यादा अटैच में रहते हैं, ठीक है। अलग अलग के पेड़, अलग अलग की चीज़ गांव में ही देखिए। शहर में अगर आप लोग देखोगे शहर में तो यहाँ पर पेड़ पौधे ना ये बहुत ही कम रेयर मात्रा में मिलेंगे। अगर आप लोग गांव में चले आओ, गांव की अगर गांव में आप लोग रहते हो तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर पेड़ पौधे कितनी टाइप के पाए जाते हैं, कितने तरीके से यहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ की जो वातावरण है ना वो बहुत ही शुद्ध है। अभी गांव में अभी कोरोना पीरियड जब चला था तो अधिकांश लोग जो शहर में जो थे ना वो उनको पता चल गया भाई कि गांव क्या होती है, गांव का जो लाइफ होता है वो क्या होता है, ठीक है। शहर से लोग गांव की तरफ भग रहे थे, शहर से लोग गांव की तरफ भग रहे थे इसलिए क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है ना अभी भी शुद्ध है, अभी भी शुद्ध है भाई, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना प्रकृति से ज़्यादा अटैचमेंट में है और यहाँ पर जो है पेड़ पौधे बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ पर है। जैसे काफ़ी मात्रा में अगर पेड़ पौधे रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होगी, जिससे जो है
जो मनुष्य यहाँ के होते हैं, जो लोग होते हैं, आबादी, अधिकांश आबादी होती है वो स्वस्थ होती है। स्वस्थ क्यों रहेगी? प्रकृति से तो अटैच में है ही ऑलरेडी। उसके बाद से क्या है, ये वर्क करते हैं मेंटल एंड जो है फिजिकल, दोनों वर्क करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है, जिससे इनका एक्सरसाइज हमेशा होता रहता है और इनकी जो स्वास्थ्य है ना वो बरकरार बनी रहती है, ये चीज़ है। और यहाँ के लोग जो है उनको रोग भी बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है, और ज़्यादा मजबूत भी होते हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है इस प्रकार यह पाया जाता है कि ग्रामीण समुदाय का जन्म प्रकृति की गोद में होता है। ये चीज़ भाई इंपॉर्टेंट, देखो, इस प्रकार यह पाया जाता है कि ग्रामीण समुदाय का जन्म प्रकृति की गोद में होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर धर्म एवं रूढ़ियों तथा प्रथा का महत्व क्या है यहाँ पर गांव में। तो यहाँ पर दिया है ग्रामीण समुदाय की धर्म, परंपरा तथा प्रथाओं में विशेष आस्था पाई जाती है। यहाँ के लोग भगवान की जो है आस्था ना, भगवान के प्रति जो आस्था है गांव के लोगों में देखने को मिलता है दोस्त। शहरों में जब आप लोग जाओगे ना तो वहाँ पर केवल धर्म के नाम पे ना बस आपको लूटा जाता है, धर्म के नाम पर आपको बस लूटा जाता है। वहाँ के लोग बस धर्म को ना व्यवसाय बना लिए हैं, धर्म को व्यवसाय बना लिए हैं, उससे भी जो है इनकम लेते रहते हैं। तो ये चीज़ गांव में नहीं है। यहाँ पर देख लो, ग्रामीण समुदाय की धर्म, परंपरा तथा प्रथाओं में विशेष आस्था पाई जाती है, जो अपनी जीवन की गतिविधियाँ इसी के अनुकूल चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद से दिया है धर्म, परंपरा, रूढ़ियों तथा प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अगर आप लोग धर्म, परंपरा, रूढ़ी, प्रथा, ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग भगवान पे ज़्यादा बिलीव करते हो, या ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही सीधे होते हैं, बहुत ही सीधे, बहुत ही विश्वासी होते हैं, मैं बता दूं, ठीक है। इनके मन में कल छपट नाम की जो, ठीक है, ये एक भी परसेंट कल छपट की जो परसेंटेज नहीं पाई जाती है, मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनके ऊपर आप लोग आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो। ओके, अधिकांश लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, एक आध को अगर छोड़ दो तो उनकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश लोग जो ऐसे होते हैं तो वो ज़्यादा ही मतलब सज्जन होते हैं, बहुत ही जेंटल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अतः गांव में सामाजिक नियंत्रण के व्यवहारिक साधन व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया है जजमानी प्रथा का महत्व। ये चीज़ भाई देखो, ये बहुत पहले जजमानी अभी भी होती है, अब तो काफ़ी हद तक ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है जजमानी, ठीक है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से जो जजमानी प्रथा है ना वो ख़त्म हो चुका है, भेदभाव जो है वो ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ देखिए जजमानी प्रथा का महत्व क्या है, इस चीज़ के बारे में भी देख लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ दिया है भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत जजमानी तथा विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएँ देता है। जैसे कि यहाँ पर कोई उच्च कोटि का कोई फैमिली है और एक निम्न कोटि का फैमिली है, ठीक है। तो ये जो है इसको जो है ये जो उच्च कोटि का जो फैमिली है, तो अगर कोई त्यौहार आता है, ठीक है, कोई पर्व आता है, ठीक है, कोई खुशी ये मनाता है, तो इसको जजमानी के तौर पे वो हर साल, या आप लोग कह सकते हो मौसम वाइज, ठीक है, या 3 महीने 6 महीने पे वो उसको जजमानी के तौर पे कुछ अनाज या कुछ और जो सेवाएं हैं उसको दे देता है। और इसके बदले ये जो छोटी जाति का जो ये समुदाय है ना, ये इनकी कोई ना कोई हेल्प कर देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे कि कोई अब लोगों का कुर्मी है, ठीक है, गांव में कोई कुर्मी है और यहाँ पर कोई छोटा नाई है, छोटा समुदाय जो नाई है, जो बाल काटता है, बाल बनाता है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर इसके जो बड़े यहाँ पर पैमाने के जो लोग हैं, ठीक है, तो इनके घर में जैसे बाल किसी का बनवाना है तो इनसे बनवा लेते हैं फ्री में, ठीक है, पैसे नहीं देते हैं। इसके बदले क्या करते हैं ये सब इनको जो है कुछ अनाज दे देते हैं, जैसे कि 3 महीने 4 महीने जैसे कि फसल की कटाई होती है, ठीक है, तो वहाँ से इनको जजमानी के तौर पे वो कुछ अनाज दे देते हैं। जैसे कि और कोई त्यौहार होता है तो कुछ अगर बनाते हैं अच्छी चीज़ें तो वो भी दे देते हैं इनको, ठीक है, बस ये पैसे नहीं देते हैं, पैसे भी देते हैं, ठीक है। तो ये होता है जजमानी। तो अभी भी ये चीज़ है, लेकिन अब बहुत ही कम मात्रा में रह गया है ये चीज़, लेकिन अभी भी है, ठीक है। तो ये होती है जजमानी।
तो यहाँ पर दिया है भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत जजमानी तथा विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर दिया है इन सेवाओं में कर्मकांड संपन्न कराना, हजामत कराना, मतलब यहाँ मैंने बोला ना हजामत करना, बाल काटना या दाढ़ी बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर कर्मकांड करना जैसे कि कोई मर गया, ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर कर्मकांड जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो चीज़ करवाना। कृषि हेतु मजदूरी कराना, ठीक है, ये भी होता है जैसे कि कोई खेतीहर जिसके पास ज़्यादा खेती है, जिसके पास ज़्यादा खेती है और किसी के पास बहुत ही कम खेती है, मतलब नगण्य मात्रा में, जिससे वो अपनी जीवन यापन भी नहीं चला सकता उस खेती से, तो वो क्या करता है, जो बड़े खेतीहार होते हैं उनके खेतों में जाके वहाँ पर मजदूरी करता है। ठीक है, ये मजदूरी करता है, तो मजदूरी के तौर पे ये जो बड़े खेतीहार लोग होते हैं इनको कुछ जो है अनाज दे देते हैं उस मजदूरी के रूप में, तो इससे इनका जीवन यापन चलता है। तो ये चीज़ अभी भी है गाँव में। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर जो दिया है इन सेवाओं में कर्मकांड संपन्न कराना, हजामत करना, कृषि हेतु मजदूरी कराना आदि शामिल है। उसके बाद से दिया है ये संबंध पीढ़ियों तक जारी रहते हैं और भुगतान सामान्यतः नगद की अपेक्षा फसल के एक नियत भाग के रूप में किया जाता है। ये चीज़ अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, फसल के एक नियत भाग के रूप में इनको किया जाता है। संरक्षक जो है परिवार को जजमान तथा आश्रित परिवार को जजमानी कहा जाता है। ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो संरक्षक परिवार को जजमान एवं आश्रित परिवार को जजमानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। संरक्षक परिवार को जजमान कहते हैं तथा आश्रित परिवार को जजमानी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट विशेषताएं जो हैं वो है संयुक्त परिवार प्रणाली। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर दिया है ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषताएं जो है वो संयुक्त परिवार प्रणाली है। इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग या सदस्य एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, और इसमें परिवार के सभी सदस्य नातेदारी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। सभी सदस्य एक ही धार्मिक परंपरा एवं रीति रिवाजों को मानते हैं। इनमें सामूहिकता बड़े स्तर पर विद्यमान होती है जो स्वार्थ से परे होते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी गाँव में देख सकते हो आप लोग कि कई कई पीढ़ियों से लोग अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, वो अभी एक में ही रहते हैं और एक ही धर्म को मानते हैं। ठीक है, और कभी भी कोई स्वार्थ नहीं, किसी एक दूसरे के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। ठीक है, अभी भी ये चीज़ कहीं कहीं देखने को मिलती है, लेकिन अधिकांश जो है वो अब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी, लेकिन पहले क्या था जैसे कि 2-3 पीढ़ियाँ, जो 3-4 पीढ़ियाँ जो थी वो चली आ रही थी, वो अलग ही नहीं होते थे। ठीक है, एक साथ घर में रहते थे, एक ही धर्म को मानते थे, एक दूसरे के प्रति स्वार्थ नहीं होता था। ठीक है, ये चीज़ था। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया है। इसमें परिवार के सभी सदस्य नातेदारी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। सभी सदस्य एक ही धार्मिक परंपरा एवं रीति रिवाजों को मानते हैं। इनमें सामूहिकता बड़े स्तर पर विद्यमान होती है जो स्वार्थ से परे होते हैं। ये चीज़ है। तो हमने इसकी विशेषताएँ कितनी पढ़ी, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आप लोगों का। जो ग्रामीण समाज के प्रकार हैं इसको मैंने पहले पढ़ा। पहले था आप लोगों का कृषि कार्य वाले ग्राम, फिर गैर कृषि कार्य वाले ग्राम, उपनगरीय ग्राम। ठीक है, ये चीज़ पढ़ा। उसके बाद से औद्योगिक ग्राम क्या होता है ये चीज़ हम लोगों ने जाना। फिर ग्रामीण समाज की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो विशेषताएं हैं जैसे कि गाँव का आकार छोटा होना, परिवार में एकरूपता का होना, उसके बाद से आप लोगों का उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचनाएँ हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने देखा यहाँ पर बंध सामाजिक सशक्तिकरण का होना, कृषि मुख्य व्यवसाय। ठीक है, ये भी विशेषताएं हैं। फिर प्रकृति से निकटता यहाँ के लोगों में होती है। फिर से यहाँ पर धर्म एवं रूढ़ियों तथा प्रथा का महत्व यहाँ पर होता है। उसके बाद से जजमानी प्रथा का महत्व, फिर संयुक्त परिवार प्रणाली की विशेषताएँ भी यहाँ पर होती हैं। उसके बाद से अब हम नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का ये ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं। अब ग्रामीण का विकास कैसे होता है, इसमें परिवर्तन तथा समस्याएं क्या क्या आती है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता के पश्चात यह महसूस किया गया कि ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाए बिना, ठीक है, भारतीय समाज का विकास संभव नहीं है। अतः इसके लिए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बदलाव हेतु प्रयास किया गया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर दिया है सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से ग्रामीण जीवन में तेज़ी से परिवर्तन होने लगे हैं। इन परिवर्तनों से कई समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी हैं। वर्तमान में इन परिवर्तन एवं समस्याओं को निम्न प्रकार देखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से परिवर्तन हैं उस चीज़ को। तो
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है सामाजिक जीवन में परिवर्तन एवं समस्याएं, क्या क्या परिवर्तन हुई हैं सामाजिक जीवन में अब तक, और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं अब तक। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है वर्तमान ग्रामीण समाज में मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है। ठीक है, अब जो है वर्तमान ग्रामीण समाज में क्या है, मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है, मीन्स पैसे, रुपए, ठीक है, चिल्लर, ये सारे बढ़ गए हैं। पहले क्या था, 20 पैसा चलता था, 25 पैसा चलता था, 10 पैसा, 5 पैसा, ये सारे चलते थे। ठीक है, अब क्या है, आप लोगों का है जो है 50 पैसा भी नहीं चलता, 1 रुपये चलता है। उससे फिर ऊपर आएंगे तो 2 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, 10 का नोट चलता है, 10 का सिक्का भी आता है। तो ये सारी मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है। इससे पुरानी जजमानी व्यवस्था जो है लगभग समाप्ति की कगार पर है। जो पहले मैंने बताया ना, जजमानी पहले होती थी, ठीक है, लोग दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करते थे, दूसरों का बाल बनाते थे, ठीक है, बाल बनाते थे, उसके बाद से और भी कई सारे काम करते थे। तो ये सब इसके बदले जो है उनको अनाज दिया जाता था उनके मजदूरी के रूप में। तो ये सारी जजमानी व्यवस्था थी जो कि लगभग समाप्ति के कगार पर है अथवा समाप्त हो गई है। गांव में विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंध में बदलाव आया है। जाति पंचायतों का प्रभाव भी लगभग समाप्त हो गया है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, समाज में जाति से संबंधित नियम इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि ग्रामीण समुदाय में भी अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह का उल्लंघन बड़े स्तर पर होने लगा है। ठीक, उसके बाद से दिया है गांव में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। जैसे कि हमने बताया आप लोगों का, 2 से 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक लोग साथ में ही रहते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, जैसे कि वहाँ पर अलगाव होने लगा है। ओके, उसके बाद से तथा छोटे परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे लोगों की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आने लगा है। योग्यता, कुशलता और आर्थिक समानता के आधार पर भी लोगों में बदलाव आया है। जाहिर सी बात है, जब लोग अलग होंगे तो उनके धर्म, उनके सोच, ठीक है, उनकी एक दूसरे के प्रति जो स्वार्थ की भावनाएं हैं, ठीक है, ये सारी चेंज होंगी, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आया है। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो है संस्कृत जीवन में परिवर्तन। अब कौन कौन से परिवर्तन आए हैं ना, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर आप लोग बोर हो गए होंगे तो आप लोग पॉज करके वीडियो थोड़ा जो है आप लोग एंजॉय कर सकते हो, तो रिलैक्स कर सकते हो, उसके बाद से फिर से आके वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ दिया है जो सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन क्या क्या आया है, इसको देख लेते हैं। तो ग्रामीण जीवन में सांस्कृतिक बदलाव भी देखा गया है। इनकी मनोवृत्ति में बदलाव आया है, इनके रहन सहन, मनोरंजन, सामाजिक व्यवहार आदि में भी बदलाव आया है। ठीक है, तो पहले क्या था, संस्कृति थी, ठीक है, लोगों के मन में जो है संस्कृति का जो भाव था, ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हमारे गांव में भी जो शहरी चीज़ें हैं वो गांव में आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद से नेक्स्ट है, वर्तमान समय में लोग मनोरंजन के लिए रेडियो, टेलीविज़न जैसे उपकरणों का भी उपयोग करने लगे हैं। पहले क्या था, ये सब चीज़ें नहीं थी, रेडियो टेलीविज़न, रेडियो तो था लेकिन टेलीविज़न बहुत ही कम मात्रा में थी। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, रेडियो टेलीविज़न जैसे उपकरणों का भी उपयोग करने लगे हैं अब वर्तमान समय में। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा। उसके बाद से फिर यहाँ पर दिया है आर्थिक जीवन में परिवर्तन। अब आर्थिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, स्वतंत्रता पश्चात गाँव के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई, जिसके फलस्वरूप लोगों के आर्थिक जीवन में बदलाव आया। कृषि के अलावा रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, जो स्वतंत्रता पश्चात मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। पहले क्या था, आप लोग का जो योजना आयोग था, ठीक है, पहले योजना आयोग था, अब जो है नीति आयोग आ गया है। ठीक है, जिससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। ठीक है, उससे क्या गांव में विकास करना है, क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाती थी और 5 साल के लिए वो चीज़ टेन्योर दे दी जाती थी, उसकी वैलिडिटी दे दी जाती थी मानो। ठीक है, और कितना विकास करना है कितना नहीं, ये चीज़ तय कर दिया जाता था। उसके बाद से जैसे ही 5 साल पूरा होता था, उसके बाद से ये देखा जाता था कि हमने वो क्राइटेरिया पूरा किया कि नहीं पूरा किया। ठीक है, ये चीज़ थी। तो यहाँ पर दिया है, स्वतंत्रता पश्चात गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई, जिसके फलस्वरूप लोगों के आर्थिक जीवन में बदलाव आया। ठीक है, इससे बदलाव भी आया काफ़ी लोगों के जीवन में। उसके बाद से कृषि के अलावा रोज़गार के अन्य अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, कृषि के अलावा भी रोज़गार के अन्य चीज़ उनको, जो वहाँ के लोग थे, उनको प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 मिनट पानी में पी लेता हूँ, ठीक है, गले में थोड़ा खराश आ गया है। 1 मिनट। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आप लोगों का, रोजगार हेतु लोगों को गांव के उच्च जातियों के लोगों अथवा महाजनों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब ऐसा हो गया है, ठीक है, कि रोज़गार के लिए पहले ये था कि मतलब जो बड़े ज़मींदार लोग थे, ठीक है, उन पे जो निम्न जातियों के लोग थे वो उनके ऊपर निर्भर रहते थे, ठीक है, उनका काम करते थे, हरवाही करते थे, ठीक है, उसके बदले उनको जो उनकी मजदूरी के रूप में जितना होता था उतना भी नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या था, अब क्या हो गया है, स्वतंत्रता जैसे ही 1947 के बाद जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो अलग अलग योजनाएं सरकार के द्वारा लाए गए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि रोज़गार हेतु लोगों को गांव के उच्च जातियों के लोगों अथवा महाजनों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इतना ही नहीं, नए कानूनों के तहत गरीब लोगों को गांव के महाजनों की चंगुल से बाहर भी निकाला गया है। ये चीज़ काफ़ी हद तक सही हुई है, ठीक है, इसका मैं अप्रिशिएट करूँगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का महाजनी प्रथा। ग्रामीण समाज में प्रचलित एक प्रमुख प्रथा है जिसमें गांव के जमींदार, साहूकार आदि गांव के कमज़ोर वर्ग के लोगों जैसे कृषक, मजदूर आदि को ऊंची दरों पर ऋण देते हैं, ठीक है। उसके बाद से गांव के साहूकार, जमींदार को महाजन कहा जाता है और ऋण लेने वाले को ऋणी कहा जाता है। ये चीज़ है। जैसे कि जो छोटी जाति के लोग थे तो सॉरी, तो उनको कोई काम करना होता था तो उनके पास तो पैसे उपलब्ध होते नहीं थे। तो पैसे लेने के लिए क्या करते थे, ये बड़े बड़े जो साहूकार थे, जमींदार थे, ठीक है, उनके पास जाते थे और अपनी खेत जो है, जो भी छोटी मोटी खेत थी, ठीक है, उसको गिरवी रख के वो उनसे पैसे उधार ले लेते थे, ऋण ले लेते थे, ठीक है, तो इसके बदले ये पैसे दे देते थे, तो ये खेती इनके पास आ जाती थी, ठीक है, और ये जब तक पैसे नहीं देते थे तो ये खेती वापस नहीं करते थे, ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो जिससे ये चीज़ अब काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो सरकार है वो जो निम्न कोटि के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उनको भी रोज़गार का अवसर जो है वो प्रदान कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर और क्या परिवर्तन आया है उसको देख लेते हैं। तो राजनीतिक जीवन में परिवर्तन ये भी आया है। तो ये चीज़ क्या है, आधुनिक समय में मतलब कि अभी ग्रामीणों के जीवन में राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ है। लोगों में राजनीतिक चेतना आई है जो विभिन्न जाति समूह या अलग अलग गुटों में संगठित होकर अपना प्रभाव भी डाल रहे हैं। उसके बाद से वर्तमान में ग्रामीण स्वयं को कमज़ोर समूह में नहीं देखता, बल्कि दबाव समूह के रूप में जनता के चुने प्रतिनिधियों को प्रभावित भी करता है और अपनी मांग को मनवाता भी है। ये चीज़ भी है गांव में अब, ठीक है। उसके बाद से राजनीतिक जीवन में बदलाव को देखते हुए श्रीनिवास ने लिखा है सॉरी यार गले में बहुत ही ज़्यादा लगभग 45 मिनट से मैं बोल रहा हूँ लगातार ना। तो लगभग यहाँ पर 42 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो लगातार मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से जो है गले में खराश हो गई है जिससे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद से यहाँ से जो आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कल से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं और हो सकता है तो इसका पीडीएफ में भी जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाके वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों का। यहाँ दिया है, राजनीतिक जीवन में बदलाव को देखते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब आप लोगों का ग्रामीण समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व यहाँ से मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें देखी यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज़ करिए एक बार और हो सके तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है कल से पढ़ाते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।